बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्री बेसिक केमिस्ट्री से एक क्लास जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, यानी रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी यौगिक के जो तत्व होते हैं, अवयवी तत्व होते हैं, वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और उसमें कौन कौन तरह का बंध हो सकता है। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये बेसिक क्लास आपके केमिस्ट्री के नॉलेज को बेहतर बनाने में आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध। तो क्या आपने सोचा है कि NaCl या H2O या HCl या H3PO4 के जो अवयवी तत्व हैं, ठीक है, क्या है, जो अवयवी तत्व हैं, ये किस बंध के द्वारा जुड़े हैं। भाई Na और Cl यूं ही तो नहीं आपस में फेविकोल थोड़ी लगा है उनके बीच में कि वो आपस में जुड़ गए हैं। निश्चित तौर पे कोई ना कोई आकर्षण बल रहा होगा या कुछ जरूर इनके बीच में हुआ होगा जिसके कारण ये आपस में जुड़े होंगे। या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूं ही तो नहीं जुड़े होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन यूं ही नहीं जुड़े होंगे। तो इन्हीं सब का अध्ययन हमको आज के क्लास में करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Na और Cl इनके जो अवयवी तत्व हैं, Na और Cl दो अवयवी तत्व हैं, इनके बीच में एक बंधन बल काम करता है। क्या काम करता है बेटा? बंधन बल। और इसी बंधन बल को हम कहते हैं रासायनिक बंध। यानी सीधी सी बात है कि किसी भी तत्व के, किसी तत्व नहीं कहेंगे, किसी भी यौगिक के अवयवी तत्वों के बीच में एक बंधन बल कार्य करता है और उसी बंधन बल को हम कहते हैं रासायनिक बंध। क्या आपने सुना कि किसी भी यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं, जो उसके अवयव हैं, उनके बीच में एक बंधन बल काम करता है, उनको बांधने वाला एक बल काम करता है और वही बांधने वाला बल रासायनिक बंध के नाम से जाना जाता है। चाहे वो H2O, चाहे HCl हो, चाहे कोई भी यौगिक है, उनके अवयवी तत्वों के बीच में बंधन बल कार्य करता है। अब ये बंधन बल कितने प्रकार के होते हैं या रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुल मिलाकर बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक बंध। पहला क्या होता है? आयनिक बंध होता है। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। दूसरा क्या होता है बेटा? सहसंयोजी बंध। और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। आयनिक बंध को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी बंध को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं और उपसहसंयोजी बंध को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के बंध होते हैं। अब आइए इन्हीं सब बंध का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो आइए देखिए बेटा, पढ़ते हैं आयनिक बंध क्या होता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं Na और NaCl का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। अब बेटा अगर इसमें दोनों अवयवों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे Na और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 2 2 4 6 10 1 11 हो गया। इसका करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो? देखिए, सोडियम के अंतिम कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो कि प्रत्येक तत्व अपने अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंतिम कक्षा में रहेंगे तब वह तत्व अस्थायी होगा, अन्यथा वह क्रियाशील रहेगा, हमेशा दिक्कत में रहेगा। तो सभी तत्व यह चाहते हैं कि उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसके कारण सोडियम क्या करेगा, या तो कहीं से इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब इसका 8 हो जाएगा, या तो ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए तब भी इसके अंतिम कक्षा में देखिए 6 8 6 और 2
8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ले। ये इसके पास 2 रास्ते हैं। और क्लोरीन के पास कितने रास्ते हैं? इसके पास भी 2। या तो ये 7 को हटा दे यहां से, अब 1 नहीं हट सकता, तीसरा वाला हटेगा तो तीसरा पूरा हटेगा। तो या तो ये 7 दे दे किसी को, या तो किसी से 1 ले ले। तो आप भी जानते हो इसके लिए 7 लेना आसान काम नहीं है, और इसके लिए 7 देना आसान काम नहीं है। इसके लिए 1 देना आसान है भाई, 1 है उसको दे देगा, अंतिम कक्षा में 8 रह जाएंगे। और यह 1 पा जाएगा तो इसका भी काम बन जाएगा, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यही ये दोनों करते हैं, यानी सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, और जब दान दे देगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सोडियम पे प्लस क्यों आया? तो बेटा आप जानते हो कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही उस पर प्रोटॉन भी होता है। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, बैलेंस था। उदासीन होता है परमाणु, जो उसका प्रतीक लिखा रहता है परमाणु उदासीन होता है, उस पर न प्लस चार्ज होता है न माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस बराबर हो जाता है। लेकिन अगर कोई यहां से 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, अब इस पर 10 चार्ज हो गया है, माइनस का 10 और प्लस का 11, अब इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अभी तक तो -11 प्लस 11 था तो यहाँ 0 था, लेकिन अब मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 1 माइनस घट जाएगा, तो -10 प्लस 11 इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा, और जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कौन चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो यहां पर सोडियम ने क्या किया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, दान दे देगा तो कौन चार्ज आ जाएगा, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, Cl-। बातें समझ में आया? क्लोरीन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बनाया, Cl-। और सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, क्या बनाया, Na+। ठीक है, अब यहां पे क्या देखना है, देखिए Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो Na+ हो गया। Cl क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, Cl-। और ये आपस में मिलकर क्या बना लिए, NaCl बना लिए। ठीक है, और इनके बीच में जो बंध है वो आयनिक बंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि Na जब दान करता है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इसके ऊपर धनावेश आ जाता है, यानी ये धनायन बन जाता है, धन आयन। और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, यानी ये ऋणायन बन जाता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दान करके 1 आयन बन जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरा आयन बना लेता है, और ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो ये आयन और आयन जुड़ रहे हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, और इसीलिए इन दोनों के बीच जो बंध होता है उसको हम कहते हैं आयनिक बंध। अब आयनिक बंध की विशेषता क्या है? आयनिक बंध की विशेषता है बेटा कि इसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी सीधी बात समझ लीजिए, ऐसा यौगिक, ठीक है, जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान किया है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ऐसे से इन कारणों से वो यौगिक बना है, तो समझ लीजिए वो यौगिक क्या है, आयनिक यौगिक है। जैसे दूसरा आयनिक यौगिक लेते हैं बेटा KCl। ठीक है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, या हम MgCl2 ले सकते हैं, MgCl2 ले सकते हैं। अब आइए MgCl2 का हम अध्ययन करते हैं। Mg में कितने हैं अवयव कण, 2 Mg है, इसका 12 होता है परमाणु क्रमांक, और Cl का तो वही है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, और यहां पर आ गया बेटा 3s2। ठीक है, अब यहां पे क्लोरीन का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए यहां पर अगर हम Mg पर ध्यान दें तो इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही बात फिर फंसी, या तो ये 6 ले या तो 2 दे।
तो मैग्नीशियम कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जो आसान काम रहेगा वही कोई करेगा। 6 ग्रहण करना आसान नहीं है, 2 देना आसान है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। और क्लोरीन तो अपने उसी रवैये पर रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करना है। ऐसे कंडीशन में Mg क्या करेगा बेटा, 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन दान करके इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा, और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -1 चार्ज आ गया। ये आपस में अदला बदली करके क्या बनाएंगे, MgCl2 बनाएंगे। 2 इसके पास आ गया, 1 इसके पास, ये इसका आवेश है, इसका आवेश लेता है, तो क्या बन गया बेटा, MgCl2। यानी कि अगर इनको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Mg2 + Cl-। इससे आप क्या देख रहे हो, इससे देख रहे हो कि इस प्रकार का यौगिक जो है वो आपस में कैसे बन रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ऐसे बंध को जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करे और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इस तरीके से जो यौगिक बनता है उसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। और इन तत्वों के बीच में जो बंध रहता है या जिन बंध से ये दोनों जुड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। ठीक बात है, आपने समझ लिया। आयनिक बंध में क्या हो रहा है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे आयनिक बंध। अब आप एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप जानते हो कि दान कौन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उनको हम कहते हैं धातु, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको हम कहते हैं अधातु। तो मुख्य रूप से यह बंध किनके किनके बीच में होता है, धातुओं और अधातुओं के बीच में। तो ऐसे यौगिक जो धातुओं और अधातुओं से मिलकर बनते हैं उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। जैसे इसी में देख लीजिए, Na धातु है, Cl अधातु है, इसमें Mg धातु है, Cl अधातु है। जैसे KCl हो गया, इसमें क्या है, पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। तो जो धातुओं और अधातुओं से यौगिक मिलकर बनते हैं उसमें एक धातु हो एक अधातु हो, उसके बीच में आयनिक बंध पाया जाएगा। आयनिक बंध क्या होता है, जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करे, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो उम्मीद करते हैं आयनिक बंध आपको समझ में आया होगा। इसको आप उदाहरण को नोट कर लीजिए। हम पढ़ाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, PCl5 या PCl3 लेते हैं। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब यहां पर जब ध्यान देंगे तो अगर फास्फोरस यानी कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है बेटा, तो फास्फोरस का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 और 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15। ठीक, और क्लोरीन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि फास्फोरस के अंतिम कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब देखिए फास्फोरस को या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या तो 5 इलेक्ट्रॉन दान करे। 2 रास्ते फास्फोरस के पास हैं कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 5 3 8 हो जाएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो आप भी जानते हो अगर ऐसा करना होगा तो फास्फोरस कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए क्लोरीन के पास क्या रास्ता है, क्लोरीन या तो 7 इलेक्ट्रॉन को दान करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो क्लोरीन कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेगा, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करेगा। अब मामला फंस गया। पिछली बार तो ठीक था, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा था, दूसरा तत्व ग्रहण कर ले रहा था, बात बन जा रही थी, आयनिक बंध बन जा रहा था। लेकिन यहां पर दोनों लेने वाले हैं, इसको भी 3 चाहिए और इसको तो 1 चाहिए, दोनों को चाहिए।
अभी पिछली बार ठीक था, एक देने वाला था एक लेने वाला था, तो उनके बीच में रिश्ता आयनिक बंध कहलाता है, वो तो ठीक ठाक था। लेकिन यहां पर इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर दो आदमी हैं, एक आदमी का नाम है ए, एक आदमी का नाम है बी। ए के पास भी एक बैल है, बी के पास भी एक बैल है, ठीक है, दोनों के पास एक एक बैल है। अब एक बैल से हल तो नहीं जोता जा सकता, एक बैल से बैलगाड़ी नहीं खींची जा सकती। अब ये इनको भी एक बैल चाहिए, इनको भी एक बैल चाहिए, ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते। ऐसे कंडीशन में क्या रास्ता है, ऐसे कंडीशन में एक ही रास्ता है बेटा कि इनके बीच में इन बैलों की साझेदारी हो जाए, यानी कि दोनों जरूरत पड़े तो दोनों आपस में बैल को ले जाएं और अपना काम करके फिर अपने अपने घर रखें, यानी इन दोनों के बीच में साझेदारी हो जाए। ये वाला बैल इसका भी है और इसका भी है, उसी तरीके से ये वाला बैल इसका भी है इसका भी है, तो साझा से काम बन सकता है। वही काम यहां भी होता है। अब फास्फोरस को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फास्फोरस का लेविस डॉट सिंबल अगर मैं बनाऊं, आपने लेविस डॉट सिंबल का हमने वीडियो डाल दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो फास्फोरस का लेविस डॉट सिंबल, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 2 3 4, 4 के बाद पेयर करते हैं, ये 5। अब यहां पे देखो ये पेयर हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए। जब तक पेयर नहीं हो जाएगा तब तक ये क्रिया करता रहेगा, तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब यहां पर देखिए क्लोरीन का 3 क्लोरीन बनाना है, एक क्लोरीन का पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 7, तो एक इसको चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, आपस में जुड़ गए। लेकिन दिक्कत अभी भी हल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक क्लोरीन का तो काम हो गया, इसका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये वाला भी इसका है, ये दोनों का है ना, साझा हो गया। और फास्फोरस का कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ, अभी फास्फोरस को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन को जोड़ा जाएगा। एक यहां पर साझेदारी करेगा और 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पर साझेदारी हो जाएगी और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पर साझेदारी हो जाएगी। और इस तरीके से अब सबका काम चल गया। तो यहां पर आपने क्या देखा बेटा, यहां पर कोई दिया नहीं है ना कोई लिया है, क्या हुआ है, साझेदारी हो गई है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका भी है इसका भी है, दोनों का है, ये दोनों दोनों के हैं, ये दोनों दोनों के हैं, और इसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। तो जहां पर साझेदारी द्वारा दो तत्व जुड़ते हैं वही को उसी को कहते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। तो जहां पर देन लेन से बंध बनता है उसको तो आयनिक बंध कहते हैं, और जहां पर ऐसे साझा से काम चलता हो, साझेदारी से बंध बनता है, उसको हम बोलते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम कुछ और उदाहरण को लेते हैं और आपको समझाते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम एक सम परमाणु अणु लेते हैं O2, यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर N2 ले लेते हैं। ठीक है, O2 है, Cl2 है, N2 है, इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़कर O2 बनाया है, 2 क्लोरीन आपस में जुड़कर Cl2 बनाया है, 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़कर N2 बनाया है। तो ये आपस में जुड़े कैसे हैं, यही तो हमको समझना है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीजें आपको जाननी होगी बेटा, कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्रुप नंबर अगर आपको याद है तो उसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6A है, पीरियाडिक टेबल में आप देखेंगे तो ग्रुप नंबर है 6A, 6, यानी कि 6 उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको परमाणु क्रमांक याद रखना होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, क्लोरीन का 17 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। अब इसका करके दिखाते हैं। ऑक्सीजन का बेटा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 2p4, और क्लोरीन का कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p5, ये क्लोरीन का हो गया। नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2 2 4 और 2p3। तो आप क्या देख पा रहे हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला है। और इसका निकाला क्यों, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसी को पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लेविस डॉट सिंबल बना दिया। अब 2 ऑक्सीजन है, एक दूसरे वाले को भी बनाओ, 1 2 3 4 5 6, इसके भी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो तत्व अस्थायी होगा। तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए क्या करें आपस में, ये तो 6 अपना दे नहीं पाएंगे और न यही 6 अपना दे पाएगा। इसके लिए ये दोनों आपस में क्या करते हैं, साझेदारी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। अभी एक और एक खाली बैठे थे तो इनके बीच में भी साझेदारी हो गई, ये रहा। अब देखो दोनों का काम हो गया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कैसे, 1 2 3 4 5 और ये भी हो गया ना 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जब दोनों तत्व लेने वाले होंगे, दोनों दे नहीं सकते हैं, तब समझ जाइएगा कि उनके बीच में कौन बंध बनेगा, रासायनिक बंध, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बनेगा। अब यहां पर देखिए क्लोरीन का, तो यहां पे देख पा रहे हैं इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का बनाइए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और दूसरे वाले का क्लोरीन का बनाइए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्लोरीन क्लोरीन हमने बना दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन खाली थे तो ये आपस में साझेदारी कर लेंगे और इस प्रकार 8 इसका भी हो जाएगा, 8 इसका भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या था, दोनों लेने वाले थे और दोनों लेने वाले को क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अधातु बोलते हैं। यानी कि अगर कोई पूछता है कि सहसंयोजी बंध किनके बीच बनता है, तो कहिएगा अधातु अधातु के बीच में। जब दोनों लेने वाले हैं तब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, अधातु। तो यहां पर ये भी अधातु, ये भी अधातु। धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंध बनता है, अधातु अधातु के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे ये N2 है बेटा, देख पा रहे हैं इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बनाइए 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे 3 3 खाली इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 1 2 3। यानी 3 इलेक्ट्रॉन इधर खाली थे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर खाली थे, आपस में समझौता हो गया, साझेदारी हो गई और इस प्रकार से ये अणु बन गए, नाइट्रोजन के अणु बन गए N2। तो अब आप बता पाएंगे कि किसके बीच में आयनिक बंध है, किसके बीच में सहसंयोजी बंध है और वो बंध कैसे बनते हैं, इस पूरे जानकारी आपको मिली। ठीक है, अब आइए कुछ हम विषम परमाणु यौगिकों के कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं, सहसंयोजी बंध को समझते हैं। पहले इसको नोट करते हैं। तो हमने कुछ यौगिकों को ले लिया है, अब आइए समझते हैं कि इनके बीच में कैसे सहसंयोजी बंध बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर दिमाग दौड़ाएंगे तो इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु। यहाँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु। यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु। तो ये अधातु अधातु है, बात समझ में आई। अब स्टार्ट करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो सहसंयोजी बंध होता है वो अधातुओं अधातुओं के बीच में ही बनता है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, कैसे बनता है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये पहले मैं बना के दिखा चुका हूं। और यह भी जान लीजिए कि आप अगर याद कर लेते हो ग्रुप नंबर तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। अब हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2 हाइड्रोजन थे, दोनों को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके साथ ये साझेदारी कर लेगा, इसके साथ ये साझेदारी कर लेगा, और इस प्रकार आपका बन जाएगा H2O। ठीक है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं और ना कोई लेगा, दोनों क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। तो जहां पर दोनों लेने वाले हैं वहां साझेदारी होती है। नाइट्रोजन का देखते हैं, इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 3 हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस प्रकार आपस में इनकी भी साझेदारी हो गई, और क्या बन गया, NH3 बन गया। इसी तरीके से CH4, तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। कैसे पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। करके दिखाऊं, जैसे कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 6, तो 1s2 2s2 2p2। अब देख रहे हो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपस में बंध से जुड़ जाएंगे, ये आपस में बंध से जुड़ जाएंगे, ये आपस में बंध से जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार आपका एक यौगिक बन जाएगा, और उस यौगिक का नाम होगा, ठीक है, CH4 यानी कि मेथेन। तो इन सब यौगिकों में आपने क्या देखा बेटा, कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है, केवल साझेदारी हो रही है, और साझेदारी से ही आपका यौगिक बन रहा है। तो ऐसे यौगिक जिसमें तत्वों के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से उस यौगिक का निर्माण हुआ है, उसको हम कहेंगे कोवैलेंट यौगिक, और उनके बीच का जो बंध है उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें दोनों धातु धातु के बीच में ही यह बंध पाया जाता है, सॉरी अधातु अधातु के बीच में ही यह बंध पाया जाता है। किसके बीच में, अधातु और अधातु के बीच में ही यह बंध पाया जाता है। धातु और धातु के बीच में कोई बंध नहीं पाया जाता। अब आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्यों। मान लीजिए बेटा ये Na है और पोटेशियम K है, इसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, तो इसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अभी या तो इसको कोई साथ दे, या तो इससे कोई एक ले, इससे या तो कोई साथ दे, या तो इससे कोई एक ले। तो अगर ये आपस में साझेदारी भी कर लेते हैं बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके तब भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, अंतिम कक्षा में तब भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसलिए साझेदारी कर ही नहीं सकता, समझ में। और साझेदारी कर भी ले तो इसका काम नहीं चलेगा। इसीलिए धातु धातु के बीच में कोई बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है बेटा, कोई भी यौगिक आप ऐसा नहीं देखे होंगे जिसमें धातु धातु से जुड़ा हो। ठीक है, उसमें न सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, न आयनिक बंध पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने 2 बंध को पढ़ लिया है, एक आयनिक बंध और एक सहसंयोजी बंध। इसको भी नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बेटा, पढ़ते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। सबसे अंतिम हमारा रासायनिक बंध का प्रकार है उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हालांकि बेटा इसका विस्तृत नॉलेज आपको 12वीं क्लास में मिलेगा, अभी 11वीं तक तो इसको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज हम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक परमाणु द्वारा, याद रखिएगा, एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जाता है दूसरे परमाणु को, लेकिन वो परमाणु हमेशा उसके पास ही रहता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, O3 हम ले लेते हैं, O3 की संरचना पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इसके सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, इसके पास भी 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6।
अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इन दोनों का भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। भाई 2 इलेक्ट्रॉन खाली थे, आपस में बंध बना लिए। अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गई, इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। और अगर आप बंध बनाओगे ना तो इसके पास देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये बंध नहीं बना सकता क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खाली ही नहीं है, 2 खाली थे तो इधर एडजस्ट हो गए। अब ऐसे कंडीशन में अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को ना बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे देगा कि चलो तुम ले लो। लेकिन ये दे तो देगा इसको, लेकिन ये हमेशा के लिए इसको अपने पास में रख लेगा। और इसीलिए बड़ा कोष्टक हम बना देते हैं ताकि इससे लगे कि ये अब जा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो ये चला जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो केवल इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जाता है और जिसको दिया जाता है उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लिया जाता है। और इस प्रकार के बंध को हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जाता है। अब उपसहसंयोजी बंध को ऐसे तीर द्वारा दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जाता है लेकिन जिसको दिया जाता है उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार इन सब का काम चल जाता है और यही है O3 की संरचना। तो ये था। अब बाकी बेटा उपसहसंयोजी यौगिक को आपको गहराई में पढ़ने के लिए 12वीं तक वेट करना पड़ेगा। थोड़ी जानकारी हमने दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को दान किया जाता है लेकिन जिसको दिया जाता है उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये केमिकल बॉन्डिंग का ये जो बेसिक क्लास था इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं वो कैसे आपस में जुड़े होते हैं। वे 3 तरह से आपस में जुड़े होते हैं, या तो देन लेन से, या तो साझेदारी से, या इलेक्ट्रॉन पेयर के देन से। तो अब मिलते हैं एक और प्री बेसिक केमिस्ट्री के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।